कि फारिबो चरीन बादो भूखो मरी, फारिबो चरी बादो भूखो मरी। जो फिरेगा वो चरेगा, जो बंधा रहेगा भूखा मर जाएगा। हमें इन सेठों से सीखना चाहिए कि पूरा का पूरा हवेली छोड़ के एक सेठ यहां से कलकत्ता चला गया बिजनेस के लिए, अपने से गांव में 14 बीघा जमीन नहीं छुड़ती है ना, ले दे के छोटा सा एक घर होता है 3-4 कमरों का, थोड़ी बहुत कोई 10-15 बीघा जमीन होती है, उसमें भी कोई अपने को कह दे कि शहर चलना है तब ना ना। मैं मेरे परिवार को देखता ही हूं, दादाजी को मैं कभी कह दूंगा अरे अपने इसको सल्टा सुल्टू के शिफ्ट होते हैं यार, शहर में शिफ्ट होंगे ना, शहर में नहीं चलेंगे। क्यों? तो गांव में गाय है। तो मैं सेठों की गाय नहीं थी क्या इधर? सेठ इतनी प्रगति करके अब यहीं बैठे रहेंगे तो यहीं जीते रहेंगे। आप जितनी बड़ी जगह जाते हो एक्सपोजर उतनी ज्यादा है, जितनी बड़ी जगह जाओगे जीवन में बढ़ने की संभावनाएं उतनी ज्यादा रहती है। मैं हमेशा मेरा कहता रहता हूं, मुझे ये टीचिंग स्किल हमेशा से ही बहुत अच्छी थी कि मेरे जो क्लासमेट भी हुआ करते, मैं जब 9th-10th में भी पढ़ा करता तो भी मेरे क्लासमेट मेरे से आगे पढ़ते कि यार ये चैप्टर समझ नहीं तू समझा दे, मैं उनको बड़ा इजीली समझा दिया करता, कोई सब्जेक्ट होता भले, तो मुझे आता था पढ़ाना। मैं यहां आने से पहले बीकानेर में यूं ही बैठा रहता तो ही मैं बच्चों को मैथ्स रीजनिंग पढ़ा लिया करता, मेरी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी थी, तो और मैं ओरिजिनल टीचर ही मैथ्स रीजनिंग का हूं। यहां आया तैयारी करने, फिर इधर उधर फंस फुस आ गए, इसके अंदर आ गए। मुझे लगता है इधर RS वाली तैयारी वारी में लगे तो मैथ्स रीजनिंग छुट छुट आ गई यार। मुझे लगता है कि यार मैं यहां नहीं भी आता ना तो कहीं भी पढ़ा सकता था, ये पढ़ाने को तो मैं बीकानेर भी पढ़ा सकता था, ये पढ़ाने को तो मैं गांव में, ये है कि गांव में पढ़ाता तो किसी स्कूल में पढ़ाता, बीकानेर में पढ़ाता तो किसी बड़ी स्कूल में पढ़ा लेता, किसी कोचिंग में पढ़ा लेता, पर मैं जयपुर था तब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। यदि मैं यहां आता ही नहीं तो ये प्लेटफॉर्म भी कहां मिलते। और मैं भले दूसरी जगह कितना ही कुछ अच्छे पढ़ा लेता, अरे ओडी मैं कहता हूं कमा के कहीं ले आता आदमी, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं। मैं हमेशा सोचता ही हूं कि कई बार लॉकडाउन जब लगा तब लोगों ने कहा कि लो सरकारी नौकरी होती है, अब लो तुम्हारी कोचिंग बंद पड़ी, भूख मर जाओगे भूख। मुझे तब भी नहीं लगता था भूख मर जाए, मुझे लगता था यार किसी बेंगलोर जाके बाणिया की दुकान पे काम भी करेंगे ना तो भी सबसे अच्छा काम मैं करूंगा, और बाणिया महीने वाले दिन सबसे अच्छी तनख्वाह मुझे देगा, भूख तो नहीं मरूंगा, इतनी स्किल तो मेरे पास है, मैं कहीं भी कुछ भी कमा के तो खा सकता हूं। इसलिए पैसे वाला तो कुछ ही नहीं, पर जो शहर आपको पैसे क्या पता बीकानेर में मेरे दोस्त मेरे से ज्यादा कमाते हो वहीं पे रह के, किसी ने कंस्ट्रक्शन का काम किया उधर ज्यादा कमाने लग गया हो, पर इतना एक्सपोजर जितना जयपुर के अंदर है उतना वहां नहीं। मैं कहता हूं ये मैं दिल्ली होता तो और भयंकर एक्सपोजर होता, ये मैं न्यूयॉर्क होता तो और भयंकर होता। आप अपने दिमाग को जितने बड़े शहर के अंदर यूज लोगे उतना सही रहता है। इसलिए प्रवृत्तियां बड़ी अजीब सी है, जब अपने कहते हैं नहीं वापस बैक टू द विलेज, नहीं दे पाएगी आपको उतनी चीजें जितने एक्सपोजर यहां मिल पाए। मैं 2 महीने दिल्ली रहा हूं, कुल 2 महीने। एक दिन एक सभा के अंदर भाषण दे के आया था, नॉर्मल यूं खड़ा खड़ा, वो उनकी आंदोलन की एक सभा चल रही थी, अपने को स्टूडेंट वहां 3-4 खड़े थे, उनमें एक विकास आता था अपने जयपुर का, जम्मू रामगढ़ का, उसने मेरे को खड़े खड़े देख लिया और वो मेरा नाम लिखवा के आ गया वहां पे। वहां कोई चल रहा था कि यार अलग अलग भाषाओं में आके बोलना है, तमिल वाले तमिल में बोलो, तेलुगु वाले तेलुगु में बोलो, पंजाब वाले पंजाबी बोलो, वहां राजस्थानी बोलने वाला कोई बंदा नहीं था। उसने मुझे देखा और नाम लिखवा के आ गया, वो मेरे पास आया, सर नमस्ते आप इधर कैसे? यार मैं तो आजकल इधर ही शिफ्ट हो रखा हूँ, यही हूँ। तो उनका सर अभी है ना थोड़ी देर 5 मिनट बाद में आपका नाम लेंगे। मैं आपका ना, अरे यार तुम मरवाया है, अरे नहीं अरे सर वो राजस्थानी की बेइज्जती हो रही थी सर यहाँ पे, राजस्थानी वाला नहीं, मुझे आप दूर से दिख गए थे, मुझे पक्का पता था कि सर बोल तो जाएंगे, कुछ ही बोल जाएंगे, कुछ क्या बोलना है सर, इस आंदोलन के बारे में आप थोड़ी बहुत बातें जानते हो बोल लेना। आपने यूं 5-7, जैसे मैं मंच पे गया तो वो जो एंकर थे उन्होंने पहले नाम लिया, भाई राजवीर कौन है जो भी आए हैं, तो मैं गया तो एंकर ने मुझे कहा कि 1.5 मिनट है, सबको टाइम देना, भाई भारत में कितनी भाषाएं यार, सबको बुलवाना, आपके पास 1.5-2 मिनट है, तो भाई जल्दी से जल्दी अपनी बात खत्म करना। कि होता ये है लोगों के पास कि एक बार माइक लेने के बाद कोई छोड़ता नहीं, माइक में मजे आते हैं ना आपको बोलने। तो मैंने कहा यार मेरा तो वो गलत नाम लिखवा गया, वैसे 1.5 नहीं मैं तो 1 मिनट में खत्म कर पूरा दूंगा और फटाफटी ले लेना, भले तू पीछे ही खड़ा रहे। अपने जितनी बात बोलनी थी फटाफट राजस्थानी के अंदर 1.5-2 मिनट लगे होंगे, 2 मिनट के अंदर बोली। जब वो वापस एंकरमैन से लेने लगा तो जनता ने होला मचा दिया कि वंस मोर। तो उसने कहा कि यार थोड़ी देर भाषण और टिका दे, तो अपने भाषण और टिका के, अपने को लगा गया था जनता तालियां बजा रही है, जनता को अपने वाला समझ में आ रहा है, तो अपने 5-7 मिनट इधर उधर की भगवान जाने क्या बात करके गया था, जो जहां से याद आई वहां से बोल गया। कि मैंने पहले वालों का सुना था कि पहले वाले बार बार ये कह रहे थे कि भारत में भारत की भाषाओं का प्रयोग नहीं होता,
अंग्रेजी का प्रयोग ज्यादा बढ़ गया, और अंग्रेजी के लोग जब डॉक्टर बनेंगे, अंग्रेजी के लोग जब इंजीनियर बनेंगे, अंग्रेजी के लोग जब कलेक्टर बनेंगे, तो गांव वालों की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाए। अपने पास एक दो एग्जाम्पल पड़े थे, तो मैंने इनको एग्जाम्पल टिकाया कि भाई हमारे नागौर में राजीव गांधी की एक जनसभा थी। राजीव गांधी जब पीएम थे तो उनकी एक जनसभा थी हमारे नागौर में, तो उन्होंने पूछा जनसभा में कि भाई किसी की कोई दिक्कत हो तो बताओ, हमारी सरकार से क्या हो। तो हमारे एक नागौर के लोकल किसान खड़े हुए, उन किसान ने खड़े होकर कहा कि साहब एक भयंकर दिक्कत चल रही है आजकल, क्या कि जब हम हरी मिर्च बोते हैं ना, तो हरी मिर्च का जब बीज वगैरह जो लेके आते हैं हम हरी मिर्च, तो वो जब बीज लगाया, हरी मिर्च बोई हमने, हरी मिर्च बेच के आए मार्केट में, तो मान लो हरी मिर्च बिकती है 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मार्केट में। फिर जब हम लाल मिर्च लेके आते हैं, वो जो पाउडर लेके आते हैं, वो आती है साहब 50 रुपए किलो। तो हमसे तो इतनी सस्ती ले ली और उसी के आपने मिर्च का पाउडर बना के दिया, तो इतना महंगा दिया। तो राजीव गांधी का जवाब था कि तुम हरी बोते ही क्यों, लाल ही बोलिया करो। क्योंकि राजीव गांधी को नहीं पता था कि हरी और लाल मिर्च में किसी भी प्रकार का अंतर होता है, क्योंकि वो बहुत, तो लोगों को ऐसे एग्जाम्पल यूं बड़े अच्छे लगते हैं ना, देसी टाइप के एग्जाम्पल, तो जनता ने 10-15 मिनट तक तालियां पीटी। अपने बाद नीचे मंच से नीचे उतर गया, मैं नीचे उतर गया तो एक हनुमानगढ़ के कोई और भैया, उन्होंने कहा यार जोरदार बोला, तू हनुमानगढ़ गया क्या? मैं नहीं, हनुमानगढ़ का नहीं हूं, मैं बीकानेर का हूं, पर मैं उस नहर वाले बेल्ट का हूं, तो आपको मेरी भाषा देख के वैसा कुछ लगा होगा। उनका हाँ यार तू एकदम गांव जैसी सी भाषा बोल रहा था। आप भैया? तो उनका मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यहाँ कई सालों से यहीं रहता हूँ, और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी वाले कई आए हुए थे और वो तेरे से मिलना चाहते थे। वो जब तुम बोल रहा था तो कह रहे थे कि यार भाषा तो ठीक ठीक सी समझ में आ रही है, कि वो कोई बिहार के कोई उधर के थे, लेकिन ये एग्जाम्पल बड़े जोरदार दे रहा है, टाबर यूं राजी बड़े हो रहे हैं इससे, तो तुम मिल ले। अपने गए उन सर के पास, नमस्ते सर नमस्ते। उन सर ने नंबर लिया, अपने तीसरे दिन उन सर ने फोन किया कि आज तक पर एक कार्यक्रम है, चलेगा? हम हो आपको वहां चल लू मैं, चलने का तो कुछ ही नहीं है, आप कहोगे वहां चल लूंगा। आज तक वाले का अब ये ना, ये जितने कार्यक्रम मैंने वहां खूब सारी चीजें सीखी, ये जितने कार्यक्रम होते हैं स्क्रिप्टेड होते हैं। ये ना कि जनता के बीच में से कोई सवाल पूछेगा, कोई जनता के बीच में नहीं, पहले से तय होता है कि कौन पूछेगा। इतने बिठाए, अब तय है कि फलान जी से पूछना है, दूसरा नहीं पूछेगा। अंजना ओम कश्यप का एक कार्यक्रम आता था हल्ला बोल, अब भी आता है, तो हल्ला बोल वाले कार्यक्रम में तो मुझे उन सर ने बाकायदा पहले ले जाके मिलाया उनसे कि इनसे मिल लो, और उनसे मिला के और कहा कि सवाल इसी बंदे से पूछना है। उधर भाजपा की तरफ से आए हुए थे हमारे बीकानेर के एमपी साहब अर्जुन राम जी मेघवाल, अर्जुन राम जी आए, तो उस अब कब सुनना हो, मेरा वो वीडियो खूब तैरता रहता है इधर उधर, तो उसके अंदर वो बाकायदा अंजनाम कश्यप, कोई उसको समझने वाला समझ लेगा कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है, क्योंकि अंजनाम कश्यप मेरे को पहले से ही अर्जुन राम जी को पहले से ही कह रही है कि अभी आपसे आपके बीकानेर का एक लड़का सवाल पूछना चाहता, उसको क्या पता चला हम बीकानेर का हूं, जब 200 बैठे हुए उनके अंदर, तो मुझे पता चला कि अच्छा यार आप, और मैं जैसे ही वापस गया, और उस दिन मैं अच्छा पक्ष रख के आया था स्टूडेंट की तरफ से सरकार का, उसमें सरकार से जवाब देते नहीं बने कि यार क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उस दिन यूपी बिहार वाले बड़े राजी, दूसरे दिन मैं गया तो वो सारे कहे क्या गरियाए थे सरकार को, अपने कहते ना किसी को यूं, हाँ गरियाना मतलब क्या हिंदी में अपना क्या वर्ड होगा, पीटना तो नहीं होता, हाँ झाड़ना बातों में किसी को झाड़ देना टाइप का ना, तो क्या गरिया दिए थे कल आप, तो अपने पता चला अच्छा अपन गरिया भी सकते हैं क्या अपने। अच्छा ये देख झारखंड का लड़का मेरे पास, और उसने कहा कि भाई तुम जो बोलते हो ना उसमें सटायर बड़ा जोरदार होता है। उस दिन मुझे पता चला कि सटायर का मतलब कटाक्ष होता है, और मैं जो बातें बोलता हूं उनके अंदर कटाक्ष वाली बातें ज्यादा होती है, इसलिए लोगों को ये समझ में आती। उसके बाद में दिल्ली टीवी पे जाता था मैं, दिल्ली, वो आज तक वाला तो एक फेमस हो गया, वो अपने लोगों ने वायरल कर दिया ज्यादा। बाकी ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन टीवी पर गए, अपने तैयार ही रहते थे कि कहीं जाना, और इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता जिसकी हद नहीं। वो सर जो मुझे उस कार्यक्रम में लेके गए थे, उन्होंने उसके बाद मुझे 3 बार कहा कि तुझे अरुण जेटली से मिलवा के लेना है। अरुण जेटली उस समय देश के सब कुछ थे पिछली गवर्नमेंट के अंदर, पर तब मेरे में भाव था मुन्ने अभी टाइम नहीं है, एक बार बाद में मिले। मुझे लगता था यार ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, अब आप किसी से मिल सकते हैं, अपने इधर रह रहे हैं, अपने आंदोलन का काम करते हैं, आंदोलन में रह रहा के। ये जिन्होंने ये पार्टी बना रखी है, कौन सी पार्टी बनाई अभी, स्वराज पार्टी कैसी, योगेंद्र यादव, जो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने जिनको निकाल दिया, इंडिया स्वराज पार्टी, स्वराज इंडिया पार्टी ऐसी कुछ बना रखी नहीं योगेंद्र जी। तो योगेंद्र जी तब यूं कहीं बैठे होते, खूब यूं मुझे जानते ढंग से, अरे कि किसी को समझाने के लिए भेजना है तो राजवीर को भेज देते। मुझे लगता है क्यों भेज देते वहां पे राजवीर को, क्योंकि राजवीर दिल्ली के अंदर था, मैं होता ही नहीं तो कौन किसको भेजता, वो कैसे जानते। आप जितने बड़े शहर के अंदर होते हो उतना बड़ा एक्सपोजर है, जितना आप अपने को खोलोगे उतना ज्यादा जिंदगी में मजे। जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खुद को कंफर्ट जोन में बांध लेना।
जब आप अपने को कंफर्ट जोन के अंदर बांध लेते हो ना, कई बार कई स्टूडेंट आके मेरे को जब ये कहता है कि सर ये वाला सब्जेक्ट तो समझ में आता ही नहीं, ये वाला आ जाता है, तो मैं एग्जैक्टली हमेशा कहता हूं यार इसका मतलब यही कि इस सब्जेक्ट को तू कंफर्ट जोन में फील करता है, इसको कंफर्ट जोन के अंदर फील नहीं करता। जिस दिन इस कंफर्ट जोन को तोड़ देगा उस दिन खूब सारी चीजें आने लग जाएगी। इसलिए इन सेठों से, अपने वालों से ये चीज सीखनी चाहिए। मैं तो इनका मुरीद हूं कि यार कैसे अपना सब कुछ धन संपत्ति छोड़ के कोई आदमी बाहर जा सकता है और बाहर जाके इतना कमा सकता है, इतना कमा सकता है कि भारत के सबसे अधिक पैसे वाले हैं। कि आज भी लोग, अभी तक भी गांव में लोग अंबानी अडानी को नहीं जानते, बूढ़ियों के आज भी होते हैं, बिड़लो बनाएंगे, बिड़ला बिड़ला बहुत बड़ी चीज है। आज भी कोई ज्यादा पैसे वाला हो जाता है, ओके टाटा बिड़लो है, क्यों आज भी उस बिड़ले का नाम क्यों लिया जाए? पिलानी का था, गांवड़ा है पिलानी, पर उसने वहां बिट्स ला के खोल दी। उसने कहा नहीं बिट्स बनेगी साहब हमारे गांव के अंदर बनेगी। ये मंडा, मैं बगड़ वाला उदाहरण मैंने कभी पहले दिया होगा आप, कि बगड़ का सेठ था पिरामल, बगड़ का सेठ पिरामल, बगड़ छोड़ के बॉम्बे कहीं शिफ्ट हो गया। आप बगड़ पूरा घूम लीजिए, सब कुछ पिरामल के नाम पर ही है। पिरामल धर्मशाला, पिरामल सराय, पिरामल प्याऊ, पिरामल स्कूल, पिरामल कॉलेज, पिरामल हॉस्पिटल, पिरामल अनाथालय, पिरामल वृद्धाश्रम, सब कुछ पिरामल पिरामल पिरामल। इतना पैसा कमा गया तब अपने लोगों के लगा भी सका। यदि कमाता ही नहीं तो अपने लोगों के लगाने की भी नौबत नहीं आती, फिर तो अपने अपने पेट भर लेता। तो पिरामल कितना बड़ा पैसे बड़ा हुआ होगा कि अंबानी ने अपनी बेटी दे के खुद को सुखद अनुभव किया है। अंबानी की बेटी की शादी पिरामल परिवार में भी है। और वरना बगड़ बैठा रहता तो तोलता 5 किलो हल्दी, 4 किलो चीनी, और तो क्या करते, यहां बैठे बैठे तो यही करते। पर वो बंदा बाहर निकला तो मुझे तो पिरामल में जब अंबानी परिवार की वो रिलेशन हुआ तो मुझे अंबानी अच्छे लगने लगे। मगर बीआई जी है भाई, राजस्थान वालों को बेटी दी अगलों ने तो कुछ तो समधी समधन टाइप के लगते ही हैं। अभी थोड़े दिन पहले मुझे तो और पता चला कि उनके टाबर और हुआ है। मगर भाई दूधो नाओ पुतो पड़ो, है ना, अपने को भतीजा वतीजा कुछ लगता ही है दूर दराज के अंदर, राजस्थान का है तो ये मित्तल राजगढ़ के एक छोटे से गांव उड़ेगा है, वो दुनिया का स्टील खा गया, वो पूरी दुनिया का स्टील खरीदता ही मित्तल है। फ्रांस का राष्ट्रपति उसको मीटिंग के लिए बुलाता है कि तुम आओ और मेरे साथ बैठो, और गांव में बैठा रहता तो कबाड़ी का सामान बेचता, है ना, जो कोई लोहा कबाड़ी किसी के पास ले आओ तो उधर, और तो क्या करते, यही करते, फिर पित्तल स्टील का काम यहां कर लेते। इसलिए जिंदगी में जितना जहां एक्सपोजर मिल सके ना वहां जाना, जितना कहीं। मैं तो अब भी मेरे कोई साथ वाले छोटे भाई बहन कोई होते हैं तो मैं उनको हमेशा ही कहता। अब सुना देखो, मैं जब नई नई तैयारी करने लगा तब ये पढ़ते